नमस्कार। थर्ड आई में आपका स्वागत है। आज सबसे बड़ी खबर मेरे ख्याल में दुनिया की दृष्टि से यूएस प्रेसिडेंट की ही बात है। इस पे कल मैंने लाइव में आपसे चर्चा की थी, लेकिन आज उसी यूएस प्रेसिडेंट के इलेक्शन कहां तक पहुंचा है और कैसे उसका फाइनल आउटकम क्या होने जा रहा है, इस पे चर्चा कर लें। सबसे पहले एक चीज देख लीजिए कि हमारे यहाँ हम लोग धार्मिक लोग हैं, देश में कुछ भी करते हैं। मैं हिंदू हूं, अगर कोई भी नया काम करते हैं या किसी की जीत की वो करते हैं तो एक कुछ ना कुछ पूजा करते हैं। तो हम लोगों की तरफ से, हिंदुस्तान की तरफ से एक पूजा ट्रंप जी को जिताने की गई। एक झलक उसकी। तो बात यहां से शुरू करते हैं। ये अमेरिका में हम लोगों का ये मानना था कि ट्रंप जी को जीतना चाहिए। ट्रंप के इस 2020 के इलेक्शन में आने से पहले थोड़ा एक आप हिस्ट्री समझ लीजिए कि यहां पे प्रेसिडेंट कैसे और क्या है। 1789 1789 में ये सफर शुरू हुआ अप्रैल 30 में। उनके पहले प्रेसिडेंट बने जॉर्ज वॉशिंगटन। उनके 240 साल के सफर में ट्रंप उनके 45वें प्रेसिडेंट हैं। मतलब देयर आर 45 डिफरेंट पीपल ने उस प्रेसिडेंट की कुर्सी को संभाला है। उसमें से ग्रोवर क्लेवलैंड एक अकेले प्रेसिडेंट हैं जिनका नाम इसलिए दो बार आता है कि वो 22वें प्रेसिडेंट थे और फिर वो 24वें प्रेसिडेंट थे। ज्यादातर प्रेसिडेंट जो उनके यहाँ एक यह है कि एक प्रेसिडेंट 2 टर्म से ज्यादा नहीं रह सकता है। तो जो उनके 2 टर्म वाले प्रेसिडेंट रहे हैं, जैसे ओबामा थे या इस बार ट्रंप जी होना चाह रहे हैं, तो ये सब लोग कॉन्जिक्यूटिव उसमें थे, मतलब लगातार। सिर्फ उसमें से एक ग्रोवर क्लेवलैंड थे जिनका एक बार 22 में फिर 24वें प्रेसिडेंट हुए, 22nd प्रेसिडेंट एंड 24th प्रेसिडेंट। और उसमें से 4 प्रेसिडेंट ऐसे भी हैं यूएस के जो कभी इलेक्टेड नहीं हुए, इलेक्टेड प्रेसिडेंट नहीं हुए। या तो किसी की मृत्यु हो गई तो वो प्रेसिडेंट की, जैसे हमारे हम याद दिला दें, गुलजारी लाल नंदा बड़े नेता हुआ करते थे जो प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने कई बार केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर की ओथ ली, लेकिन कभी प्राइम मिनिस्टर नहीं बन पाए। वहां पे ये 4 प्रेसिडेंट ऐसे थे जो किसी की मृत्यु पे या किसी के रिजाइन करने से वो प्रेसिडेंट की गद्दी उन्होंने संभाली। उनके नाम थे जॉन टेलर, मिलार्ड फिल्मोर, एंड्रू जॉनसन और गेराल्ड फोर्ड। गेराल्ड फोर्ड इसमें से ऐसे थे कि जो प्रेसिडेंट की कुर्सी भी उन्होंने इसी तरह से संभाली किसी की मृत्यु या रेजिग्नेशन के बाद, और वाइस प्रेसिडेंट की भी कुर्सी इसी तरह से संभाली। वहां जो टोटल अभी तक के प्रेसिडेंट 45 हुए हैं, उसमें से जो उनके पहले प्रेसिडेंट थे जॉर्ज वॉशिंगटन, वो अनएफिलिएटेड थे, उनकी कोई पार्टी नहीं थी। उसके बाद जो वहां का सिलसिला चला है उसमें फेडरलिस्ट एक प्रेसिडेंट, डेमोक्रेटिक रिपब्लिकन बोले जाते थे, 1820 के आसपास की बात है, उस पार्टी के 4 प्रेसिडेंट, विक के 4 प्रेसिडेंट, और पिछले 1.5 साल से रिपब्लिकन के 19 प्रेसिडेंट। जो हमारे ट्रंप जी हैं वो रिपब्लिकन हैं, ओबामा जी डेमोक्रेट थे, इस बार बाइडेन डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार हैं। डेमोक्रेटिक के अभी तक 16 प्रेसिडेंट हो चुके हैं। ये मैं आपको थोड़ा बैकग्राउंड इसलिए बता दे रहा हूं कि आपको ये समझ रहे कौन है। रिपब्लिकन का एक सबसे बड़ा नाम मेरी समझ में अब्राहम लिंकन थे, जो 1860 में रिपब्लिकन पार्टी के प्रेसिडेंट बने थे। अब इसके बाद 2016 में हिलेरी क्लिंटन और ट्रंप जी के बीच मुकाबला हुआ। हिलेरी क्लिंटन डेमोक्रेटिक पार्टी की उम्मीदवार थी, ये रिपब्लिकन थे। वहां का सिस्टम यह है कि वहां 538 इलेक्टोरल वोट्स बोले जाते हैं। उनकी जो अलग अलग स्टेट हैं, हर एक का कुछ कुछ असाइंड है, कहीं 4 वोट, कहीं 30 वोट, कहीं 20 वोट, कहीं 16 वोट,
कुछ ये समझ लीजिए जैसे हम लोगों के यहाँ 543 की जो लोकसभा है उसके अलग अलग एमपीज अलग अलग स्टेट से आते हैं, यूपी से 80 आते हैं, कहीं से कुछ आते हैं, उसी तरह से हर एक स्टेट का उनके यहाँ थोड़ा कॉम्प्लेक्स सिस्टम है। उनका एक सिस्टम यह है कि जो वो स्टेट जीत गया, केवल 2 स्टेट को छोड़ के बाकी सारी स्टेट में जिसने वो स्टेट नंबर ऑफ वोट से जीती उसको वो सारे इलेक्टोरल वोट्स उसको मिलते हैं। इस तरह का वहां एक सिस्टम है। 2016 में ट्रंप को 306 इलेक्टोरल वोट्स मिले थे आउट ऑफ 538 और हिलेरी क्लिंटन को 232 इलेक्टोरल वोट मिले थे और वो चुनाव हार गई थी। लेकिन जो पॉपुलर वोट्स हैं, मतलब अच्छा ये तो वोट भी मिल रहे हैं, एक तरफ ये है कि स्टेट में कितना और वैसे कितना, जो टोटल वोट्स मिले थे वो हिलेरी क्लिंटन को 6 करोड़ 58 लाख और ट्रंप को 6 करोड़ 29 लाख, करीब करीब 30 लाख 29 लाख वोट उनसे कम मिले थे। लेकिन चूंकि वहां का इलेक्टोरल कॉलेज ऐसा है कि किस स्टेट में उन्होंने ज्यादा किया, अंतोगत्वा ट्रंप वहां के 45वें प्रेसिडेंट हुए थे। इस बार जब ये इलेक्शन आया तो ट्रंप जी बहुत जोश में थे और ये जोश ये था कि इस बार एक मतलब वो इंटरनेशनली अपनी स्टाइल के लिए जाने जाते हैं, तो एक नए तरह का एक एक्सपेरिमेंट हुआ और इस एक्सपेरिमेंट में सितंबर 2020 में हाउडी मोदी करके एक अमेरिका में इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया और उसके बाद फरवरी 2020 में नमस्ते ट्रंप करके एक इंडिया में एक इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया और वो इवेंट जब दिल्ली में हुआ है उस समय दिल्ली दंगों के बीच में जल रही थी, लेकिन उस समय हमने इनको बुलाया। अब हमारे जो प्रधानमंत्री हैं जो इतना अच्छा भाषण देते हैं और खास करके जैसे इलेक्शन भाषण में तो देने में उनका कोई जवाब ही नहीं है, देयर इज नो मैचलेस, इस समय कोई मैच नहीं कर सकता है। वो बताते हैं बिहार जाके कि लकड़ सुंघवा, जंगल राज का युवराज और क्या क्या बताते हैं, वो इस तरह की सारी बातें बताते हैं। तो लकड़ सुंघवा जो था इस तरह के उन्होंने कुछ कुछ कहा और उन्होंने अमेरिका में जाके किसी, मेरे हिसाब से जो नेहरू नहीं कर पाए, शास्त्री नहीं कर पाए, इंदिरा गांधी नहीं कर पाए, राजीव गांधी नहीं कर पाए, हमारे कोई प्राइम मिनिस्टर नहीं कर पाए, वो हमारे इस तेजस्वी प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने अमेरिका की धरती पे जाके उन्होंने ट्रंप का बढ़िया प्रचार किया। जरा देखिए। India have connected well with President Trump. The words of candidate Trump, अब की बार ट्रंप सरकार। अब ये प्रचार करके आ गए। अब ये मेरा मानना है कि जब हमारे मोदी जी ने इतनी मेहनत की, जब हमने इतना पूजा पाठ किया, उसके बाद ये जो अमेरिका वाले हैं ये क्यों नहीं ट्रंप को जिता रहे हैं? तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इसमें ऐसा लगता है कि कुछ गड़बड़ी है। मैं उसके वहां पे आऊं उससे पहले मैं थोड़ा ये बता दूं कि अभी वहां क्या हो रहा है। वहां इस समय जब हम लोग जिस समय ये बात कर रहे हैं उस समय टोटल वोट्स जो हैं वो इलेक्टोरल वोट्स जिसको बोलते हैं वो बाइडेन को 264 मिल गए हैं, 6 वोट रह गए हैं। अगर 6 वोट और मिल जाते हैं उनको तो वो प्रेसिडेंट इलेक्ट माने जाएंगे। ट्रंप जी को 214 वोट मिले हैं। जो पॉपुलर वोट्स हैं, जो मैंने पिछली बार बताया था कि हिलेरी क्लिंटन को ज्यादा मिलने के बाद भी वो हार गई थी, उसमें बाइडेन को 7 करोड़ 35 लाख वोट अब तक मिल चुके हैं, ट्रंप जी को 6 करोड़ 98 लाख हैं। तो इस बार पॉपुलर वोट्स में भी ये पीछे हैं। पिछली बार पीछे रहने के बाद भी ये पॉपुलर वोट्स में तो पीछे थे लेकिन इलेक्टोरल वोट्स में आगे हो गए थे। इसमें ये दोनों में पीछे हैं ट्रंप जी। अभी कितने वोट्स आने हैं? अभी 60 वोटों की गिनती बाकी है। उस 60 वोट में बाइडेन को केवल 6 चाहिए और ट्रंप जी को अगर जीतना है तो उनको 56 वोट चाहिए, क्योंकि 214 हैं 56 और मिलेंगे तो 270 पे पहुंचेंगे। 5 स्टेट से फाइनल रिजल्ट आने बाकी हैं। सबसे पहले स्टेट नेवाडा में इसलिए बोल रहा हूं कि वहां पे 6 इलेक्टोरल वोट हैं। जब मैं आपसे बात कर रहा हूं उस समय बाइडेन को कुल 6,04,000 वोट मिले हुए हैं,
ट्रंप को 5,92,000, कांटे की लड़ाई केवल 12,000 वोट से आगे चल रहे हैं बाइडेन। लेकिन अगर ये लीड मेंटेन रख ले जाते हैं तो ये 6 वोट उनको मिल जाएंगे, उनके 270 हो जाएंगे। दूसरा स्टेट जॉर्जिया, जहां पे 16 इलेक्टोरल वोट हैं और यहां पे बाइडेन आगे हो गए हैं, जो पीछे बहुत चल रहे थे पिछले 2 दिन से। अब वो 24,49,000 24.49 लाख वोट बाइडेन को मिले हैं। अब तक गिनती जारी है और ट्रंप को 24.48, 1,000 वोट से ट्रंप पीछे है, नेक टू नेक है। लेकिन अगर ये लीड बाइडेन रख लेते हैं तो 16 वोट मिल जाते हैं, तब भी वो 270 की फिगर क्रॉस कर लेंगे। अब जो बाकी 3 स्टेट हैं उसका भी हाल मैं बता दूं। पेंसिल्वेनिया में एक समय वो 5-6 लाख वोट से पीछे चल रहे थे, लेकिन अभी की स्थिति है वहां पे 20 इलेक्टोरल वोट्स हैं, मतलब वो 538 की जब मैं बात करता हूं, वहां पे अभी की स्थिति यह है कि ट्रंप 32,85,000 32,85,000 वोट पाके आगे चल रहे हैं। उनको ट्रेल कर रहे हैं बाइडेन 32,67,000, करीब करीब 18,000 वोट से उनसे पीछे चल रहे हैं। और जहां पे वो 5-6 लाख की लीड थी उसको उन्होंने कवर किया है। नॉर्थ कैरोलिना 15 इलेक्टोरल वोट, ट्रंप 27.32 लाख वोट ट्रंप को, बाइडेन को 26.55 लाख वोट, काफी कंफर्टेबल में लीड है ट्रंप की। अलास्का में 3 इलेक्टोरल वोट हैं, वहां मोर और लेस वो ट्रंप के ही रास्ते जा रहा है, क्योंकि वहां पे ट्रंप को अभी तक 1,18,000 वोट मिले हैं और बाइडेन को 63,000 वोट मिले हैं। बहुत ज्यादा लीड है, मेरे ख्याल में ये लीड वो कवर नहीं कर पाएंगे। अभी अब जैसा लग रहा है इस समय, उसके हिसाब से बाइडेन अमेरिका के 46th प्रेसिडेंट होने जा रहे हैं, ऐसा लग रहा है। अनलेस एंड अनटिल हमारी पूजा और हमारा जो हम लोगों ने उनकी जो उम्मीदवारी के समय उनका प्रचार किया था, वो अगर काम आ जाए तो शायद वो रोक लें। वहां पे बाइडेन को इसलिए आप समझ लीजिए वो 1942 बॉर्न है, 77 साल उम्र है, और अगर वो जीत जा रहे हैं तो अभी तक के अमेरिका के सबसे वृद्ध प्रेसिडेंट जो जीत के, मतलब व्हेन ही अज्यूम ऑफिस, वो होंगे। ये इसलिए आपको इनको याद रहना चाहिए कि ये 2008 से 2016 तक ओबामा के साथ वाइस प्रेसिडेंट थे। 8 साल का वाइस प्रेसिडेंट का इनका एक्सपीरियंस है। इनका एक महत्वपूर्ण और इनके पास एक बड़ा अनुभव है। 1972 में 30 साल की उम्र में ये यूएस सेनेट पहुंच गए थे, सेनेटर बन गए थे, 6 बार सेनेटर रहे हैं। एक लंबा एक्सपीरियंस रहा है इनके पास, अनुभव इसका रहा है। और जब ये 30 साल की उम्र में सेनेटर बने थे तो अमेरिका के वन ऑफ द यंगेस्ट, शायद पहले 3, 4, 5 में जो यंगेस्ट सेनेटर हैं उसमें इनकी गिनती होती है। तो एक लंबा अनुभव इनके पास है। एक चीज बाइडेन का यह है कि जैसे कुछ लोगों को बाइडेन के बारे में यह है कि वो आएंगे तो मालूम नहीं, नए तरह के हम लोगों कि हमारे प्रधानमंत्री और ट्रंप जी की बहुत गहरी दोस्ती थी, उस पर कहीं ना कुछ असर आए। लेकिन जो अभी तक वो अपनी डिक्लेयर्ड नीतियां बोले हुए हैं, उसके वो फ्रेंड ऑफ इंडियन लीग के हैं। तो डेमोक्रेटिक पार्टी का पिछली बार करीब 75% डेमोक्रेटिक पार्टी को ही इंडियन ओरिजिन के लोगों ने वोट दिया था। दूसरा यह है कि वो बार बार ये कहे हैं कि ही वांट्स अ स्ट्रॉन्ग एंड फ्रेंडली इंडिया। ये उनकी फॉरेन पॉलिसी के बारे में बिल्कुल साफ साफ है। दूसरा, वो एक और इंपॉर्टेंट चीज है, वो कहते हैं कि अमेरिका इज अ नेशन ऑफ इमिग्रेशन। और ये जब वो कहते हैं तो ट्रंप की उस बात से बिल्कुल अलग बात है, जहां पे ट्रंप कहते हैं कि इमिग्रेशन को बहुत ऐसे लॉ बना रहे हैं कि जहां पे बाहर के लोग ज्यादा वहां ना जा पाए। वो एक बात और कहे बाइडेन, उन्होंने ये बात इसलिए इंपॉर्टेंट है, उन्होंने कहा है कि 1 करोड़ ऐसे माइग्रेंट्स हैं जिनके पास पेपर नहीं है अमेरिका में। वो 1 करोड़ की बात कर रहे हैं और उसमें से 5 लाख करीब इंडियन है। ये रफ एस्टिमेट है सब। तो वो कहते हैं कि इस प्रॉब्लम को भी एड्रेस करना है और इसका कुछ ना कुछ तो किया ही जाएगा। वीसा इमिग्रेशन का मैंने आपको बता ही दिया था। उनकी एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि वो हेल्थ पे बहुत ज्यादा उनका झुकाव रहेगा, बहुत ज्यादा फोकस रहेंगे। हिंदुस्तान के संदर्भ में एक बात अच्छी और है कि वो जो ईरान पे बैन लगा है वो उसके विरोध में है। ऐसा लगता है कि अगर वो जीत के आ जा रहे हैं तो ईरान का वो बैन खत्म होगा, जिससे हमारा फायदा ये होगा कि इंडिया को एक तो सस्ता तेल जो ईरान से हमें इतने साल तक मिलता रहा है वो फिर से मिलना शुरू हो जाएगा। और चाबहार वाला जो प्रोजेक्ट आपको याद है ना, पोर्ट वाला जो प्रोजेक्ट है, जिसकी वजह से
हम बाहर हो गए और चाइना वहां अंदर आ गया, वो सब चीजें शायद फिर से हो जाए। तो जो चाइना हमें घेर रहा है कि हमारा मतलब पोर्ट के रूप में या इस तरह से हमारा पेनिट्रेशन कम हो, वो शायद उससे अपने को रिलीफ मिलेगी। चाइना को लेके जैसे ट्रंप सख्त थे वैसे बाइडेन भी सख्त हैं। एक बाइडेन का रोल एक और याद कर लीजिए आप लोग, 2006 में यूएस इंडिया की जब न्यूक्लियर डील साइन हुई थी तो उसके वन ऑफ द आर्किटेक्ट में बाइडेन भी थे। तो इसलिए सुलझे हुए राजनेता हैं। हमारे ट्रंप की तरह भाषणवीर और क्या क्या बोलने वाले नहीं हैं। मतलब जो बात कहते हैं उसको ठोक बजा के कहते हैं। उनकी जो वाइस प्रेसिडेंट उनके साथ रन कर रहे हैं कमला हैरिस, उनके और इनके कुछ बयानों को लेके हिंदुस्तान में लोग सशंकित हैं। पहली चीज, क्योंकि वो कहते हैं कि अमेरिका इज अ नेशन ऑफ माइग्रेंट्स, तो इस बात को लेके वो सीए एनआरसी में जो हिंदुस्तान की पोजीशन है उसके खिलाफ हैं। तो वो एक कहीं ना कहीं से बात, क्योंकि ट्रंप और हमारे यहां की बात सीए एनआरसी में जैसी बात थी वो करीब करीब कॉमन थी। दूसरी बात यह है कि कश्मीर के लोगों पे उनका भी एक अपना स्टैंड है, जिसमें वो बाइडेन बहुत क्रिटिकल रहे हैं कश्मीर के मसले पे। कमला हैरिस का ये बार बार बयान है कि कश्मीर के लोग अपने को अकेला न समझें। वो एक बयान और कहते हैं कि हिंदुस्तान में जो भी है वो ह्यूमन राइट्स के अगेंस्ट उसको बोलना चाहिए, क्योंकि अगर वो नहीं बोलेगा तो एक वन ऑफ द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड अपना दायित्व नहीं निभा रहे हैं। अब ये सब बात खत्म करने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि दो बातें और आपके साथ कर लूं, जिसकी वजह से अब वो या तो कह दीजिए कि अमेरिका का लोकतंत्र क्यों मजबूत है, या मेरे हिसाब से कि अगर ये इस तरह का काम कर रहे हैं तो इंडिया में उनके अगेंस्ट कोई ना कोई केस तो करना ही चाहिए। जो बाकी मीडिया वहां की अमेरिका की है, जो जिस ढंग से अपने ट्रंप जी को वो ट्रीट कर रही है। पहला चीज यह है कि उनके जो ट्रंप जी के ट्वीट्स थे उस पे उन लोगों ने रोक लगा दी। भाई ये भी आप देख लीजिए। Tens of millions of unsolicited ballots without any verification measures whatsoever. Well, we're interrupting this because what the President of the United States is saying, in large part, is absolutely untrue. He began, and we're not going to allow it to keep going because it's not true. He began with there were legal votes, and if they only count the legal votes, I easily win. If they count the illegal votes, they're trying to steal the election. There is not a scintilla of evidence that this is true. None. There's only words here. No truth. He said the pollsters knowingly got the polls wrong to create voter suppression. There is no evidence of any kind that this has happened, and he's provided none. He said that there is actually a red wave in this election. That is categorically false. He said there was election interference. There is no evidence to support that, and the president has offered none. He said the polls were fake. In some cases, the polls were wrong. It's been widely discussed that maybe the idea of polling needs to be reinvented. That's for another day. There's no evidence that the polls were, quote, fake. He said that observers were not allowed in to watch the counting of the votes. Categorically false. He said that he won a court challenge on allowing observers into view. And in fact, he did win a court challenge in Allegheny County in Pennsylvania. That court challenge was specifically about the distance from which poll watchers would be able to stand. If memory serves, it was 12 feet from the counters. One representative from the Democratic Party, one representative from the Republican Party. In Allegheny County, he specifically asked, or his campaign did, that poll viewers and observers be allowed to stand within 6 feet. They agreed to do so. And in Allegheny County, according to reports from Pennsylvania, they shut down the count so that they could reconfigure the situation so that representatives from the Democrats and the Republicans could stand not within 12 feet, but within 6 feet of the count. That change was made, and then they were planning to restart. He said that that after, if you could take him out of my ear, please. He said they wanted to wait until after the election and then find extra votes for him. There is no evidence that this is true, and he's offered no evidence to support it. He said that he won Florida
Bigly, I believe was the quote. He won Florida by 300, let's see. He won Florida by 3.4%. He said that he would have won the election legally. Right now, Vice President Biden leads President Trump in the total votes counted by 3.9 million. He said he will not allow the corruption to steal the election. There is no indication of any corruption to steal the election, and no evidence thereof has been offered. He said that they don't want anyone watching as they count the ballots. This is categorically false. In each case, observers are allowed from both sides of the political aisle to watch the counting happen. He said that they are trying to commit election fraud. Categorically false. In the state of Georgia, the Secretary of State was asked if there had been any voter fraud investigations of yet. And the Secretary of State in the state of Georgia said there have been no complaints of voter fraud by Democrats or Republicans. And as a result, there have been no investigations of voter fraud. The truth is, the count continues. The vote ended at different times as set by law and structure in states and counties across the nation on Election Day, Tuesday, November 3rd. The vote stopped and the counting began. In some cases, ballots were allowed by mail-in as long as postmarked by the end of the day on November 3rd to be counted for a few more days. Pennsylvania, for instance, the Republican-controlled state created rules that allowed for the counting to continue through Friday of this week, so until tomorrow. No votes are being allowed after November the 3rd. In some states, they have to arrive by November the 3rd. But allegations of voter fraud, allegations of trying to steal the election, none of that is true. Not one word. मतलब उन्होंने और क्या रोक लगाई कि वो कह रहे हैं कि प्रेसिडेंट ये ट्वीट कर रहे हैं, सब उल्टी पुल्टी ट्वीट है, ये सब गलत ट्वीट है, ये क्या रोक लगा दी? हमारा हिंदुस्तान में अगर किसी की हिम्मत है कि वो ट्वीट पे हमारे किसी मंत्री, प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर तो छोड़ दीजिए, किसी मंत्री या किसी उसके ट्वीट पे लगा दे तो उसको ठीक कर दिया जाए। और दूसरा, वहां की जरा प्रेस की वो देखिए निर्लजता, कितने निरंकुश हैं, मतलब बिल्कुल अपने को क्या समझते हैं। हमारे यहां देखिए प्रेस में अर्नब गोस्वामी को जेल भेज दे रहे हैं। महाराष्ट्र के लोग अर्नब गोस्वामी जैसे इंडिपेंडेंट बढ़िया पत्रकार जो सारे लोगों का खुलासे करते हैं, कितने बढ़िया, उनको जेल भेज दिया। और वहां का प्रेस की जरा हाल सुनिए। प्रेस जो ये ट्रम्प साहब हैं अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, उसको जरा इनका देखिए, उन्होंने वो प्रेस कॉन्फ्रेंस ही बंद कर दी। उन्होंने कहा कि झूठ बोल रहे हैं। ये हिम्मत, मतलब ये हिम्मत देख रहे हैं वहां के प्रेस की, अपने प्रेसिडेंट के लिए कह रहे हैं कि झूठ बोल रहा है इसलिए हम इसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं चलाएंगे। अरे असल में ये प्रेस वालों को थोड़े दिन इंडिया इनको जबरदस्ती, जैसे अमेरिका में एक लॉ है ना कि सबको मिलिट्री की ट्रेनिंग हो चाहिए, वैसे इन सबको इंडिया में ट्रेनिंग भेजनी चाहिए, खास करके यूपी में भेज दें, इन सबको ठीक करके यहां से भेज दिया जाए कि प्रेस होता क्या है, जिम्मेदारी आपकी क्या है। आप अपने प्रेसिडेंट के प्रेस कॉन्फ्रेंस को रोक देंगे। चलिए, अब अंत में ट्रंप जी की दोस्ती के बाद, सारे पूजा पाठ के बाद ऐसा लग रहा है कि बाइडेन ही अब अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति होंगे। एक ही चीज अच्छी है कि बाइडेन विम्सिकल नहीं है, ठहरे हुए शांत चित्त के गंभीर व्यक्ति हैं। तो शायद हमारे और जो अमेरिका की दोस्ती थी, जो मतलब एक समय हम लोग हाउडी और ये सब करते थे, शायद हाउडी मोदी और नमस्ते ट्रंप तो ना करें, लेकिन एक ठहराव वाला रिलेशनशिप जो एक जमाने में हुआ करता था वो जरूर रहे। धन्यवाद। अगर आपको दी पब्लिक के कार्यक्रम पसंद आते हैं तो इन्हें लाइक करें। अगर आप इस वीडियो को YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप इसे Facebook पर देख रहे हैं तो दी पब्लिक के पेज को लाइक करें। अगर आप चाहते हैं कि हम निष्पक्ष पत्रकारिता को जारी रखते हुए आपसे जुड़े मुद्दों पर सवाल उठाते रहें तो हमें सहयोग करें। आपका छोटा से छोटा सहयोग भी इस मुहिम को जारी रखने में हमें ताकत देगा। डोनेट करने के लिए डिटेल्स जो हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई हैं। धन्यवाद।